Welcome back all dear student. Today we are going to start concept of electronegativity and electron gain enthalpy. तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे जो हमारे पास क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस के अंदर हैं टॉपिक्स. देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली हम लोग यहां पर एक वर्ड और यूज कर सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, उस पर बात करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को लेकर के तो होगा क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द outermost शेल और गैसियस एटम. देखो इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है, राइट. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ठीक है. हाउ मच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर, सिंगल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर. तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा. जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस एडिशन, जो एक एनर्जी रिलीज होगी यहां पर, जैसे एडिशन हुआ 2s2 2p6 3s2 3p6, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या होगी, नेगेटिव. क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज. जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव. तो इसको हम लोग एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं वर्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रिलीज होगी, नेगेटिव के अंदर रिलीज होगी. ठीक है, मतलब कि रिलीज का मीनिंग ही क्या है यहां पर, नेगेटिव. अब मैं बात करूं कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वेरिएशन क्या है, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा. तो देखते हैं. देखो अगर मान लो देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, अगर वो इफेक्टिवली ऐड हुआ है, मतलब न्यूक्लियस ने एक तरह से उसको ज्यादा न्यूक्लियर इफेक्ट बना करके अपनी तरफ खींचा है, तो वहां पर एडिशन क्या होगा, अच्छा होगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रिलीज होगी, ज्यादा रिलीज होगी. ठीक है. अगर मान लो न्यूक्लियर इफेक्ट कम है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन को इजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. जब आउटर इलेक्ट्रॉन को इजिली अट्रैक्ट नहीं करेगा तो एडिशन भी परफेक्ट नहीं होगा, तो वहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कम होगी. तो देखो अब हम बात कर लेते हैं जैसे लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम को लेकर के. ये हम लोगों के पास यहां से लेते हैं लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियर इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था. एक बार लिटिल बिट मैं दोबारा से बता देता हूं. यहां पर जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इंक्रीज होंगे. अगर आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर इफेक्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट, बिकॉज प्लस और इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. क्या इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन. अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियर इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. जब न्यूक्लियस इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज. किसमें, नेगेटिव के अंदर. किसमें, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी, बिकॉज न्यूक्लियर इफेक्ट क्या हो रहा है यहां पर, इंक्रीज. ठीक है. अब हम बात करते हैं भाई टॉप टू बॉटम क्या होगा. तो टॉप जब कोई चीज लेफ्ट टू राइट अगर न्यूक्लियर इफेक्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा. जब एक बात बताओ साइज ही बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर सेल में क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया. तो अगर आउटर सेल में इफेक्ट कम होगा इसका तो क्या होगा, देखो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज. न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज होने से क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. अगर एटम का साइज इंक्रीज हुआ तो इफेक्टिव एडिशन नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आएगा तो सही लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होगी. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं
तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एक्सेप्शनल केस के अंदर, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में। देखिए हम लोगों के पास अभी हमने डिस्कस किया लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, सो दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हियर न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। बट हमारे पास जैसे मान लो हम लोग ले चलते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। अब आप इनमें देखो कि कुछ एक्सेप्शनल केस की जो मैं बात कर रहा था भाई, लेफ्ट टू राइट हमने एक बात बोली कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम इंक्रीज को लेकर के बात करें तो नाइट्रोजन और नियॉन की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन बेटा ये नाइट्रोजन की जो फैमिली है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, क्या है वो, हाफ फिल्ड, ठीक है। हाफ फिल्ड का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, Np3, पूरी फैमिली में क्या मिलेगा, Np3। टोटल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है ना, तो दिस इज द हाफ फील्ड। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में डील की थी बात कि जो हमारे पास हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सिस्टम आर मोर स्टेबल देन द अदर सिस्टम। इसमें 2 रीजन भी हम लोगों ने डील किए थे, एक तो सिमेट्रिकल रीजन होता है और दूसरा एनर्जी एक्सचेंज का रीजन होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं नोबल गैस की, तो नोबल गैस में हमारे पास फुली फिल्ड होता है, पी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुली फिल्ड। अब बात करते हैं भाई हमारे पास Np3 है और यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन का हाफ हो गया, दिस इज द हाफ फिल्ड एंड दिस वन इज फुली फिल्ड। तो हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सिस्टम में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये पहले से स्टेबल है। अगर पहले से स्टेबल है तो किसी चीज को अनस्टेबल करने के लिए हमें पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, देन इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बट जब हमने डाटा कंक्लूड किया तो डाटा कंक्लूड करने से ये पता लगा कि हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो ज्यादा और रिलीज कम हुई। इट मींस जो पॉजिटिव डाटा है, जो हमने इनको एनर्जी दी वो तो ज्यादा था और जो नेगेटिव जो रिलीज हुई वो क्या हुई, कम हुई। तो रिजल्टेंट साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सिस्टम के अंदर डेल्टा एच का केस क्या रहता है, पॉजिटिव। इट मींस यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी, यहां पर क्या होगी, पॉजिटिव एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर क्या आएगी, दोनों केस में पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये थी, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कंसल्ट कर लूं कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों में से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, तो नाइट्रोजन की है। रीजन क्या है, बिकॉज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं आपको बता देता हूं, एक बार देखो हम लोग केस ले लेते हैं किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का केस अगर हम लोग ले रहे हैं तो 1s2 2s2 एंड क्या होगा 2p3, 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। सो दिस इज द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द अदर सिस्टम और फुली फील्ड सिस्टम इज आल्सो मोर स्टेबल कंपेयर टू हाफ फील्ड सिस्टम, ठीक है। अब इन दोनों केस में कौन सी एनर्जी लगी हमारे पास, एनर्जी रिलीज नहीं हुई बल्कि एनर्जी क्या हुई, कंज्यूम हुई। मैंने बताया कि जितनी एनर्जी हम इस एडिशन के लिए लगाएंगे उससे कम एनर्जी रिलीज होगी। इट मींस डेल्टा एच क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा एक्सेप्शनल केस था कि भाई नाइट्रोजन और जो हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है और नोबल गैस है उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों होती है। जैसे आप क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हो, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी in case of nitrogen family and noble gas is positive
तो इसका रीजन हम लोग दे सकते हैं ड्यू टू हाफ एंड फुली फिल्ड सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और एक्सेप्शनल केसेस को लेकर के। देखिए तो देखो हम लोग के पास नाइट्रोजन के बाद हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बाद हमारे पास क्या आता है, सल्फर, और फ्लोरीन के बाद हमारे पास क्या आता है, क्लोरीन। तो इन दोनों केसेस में हम लोग बात करते हैं, देखो लेफ्ट टू राइट हमें पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब ये एक्सेप्शनल केसेस में हमें क्या स्टडी करना है, देखो एक्चुअल में तो आपके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए सल्फर के कंपैरिजन में, बट दिस वन इज रॉन्ग। सल्फर हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर टू ऑक्सीजन। और कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सल्फर के केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कंपेयर टू ऑक्सीजन। सिमिलरली इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन के केस में ज्यादा होगी कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हमें डिस्कस करना है कि व्हाई सल्फर हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन एंड व्हाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन। अगर हम आयनिक फॉर्म में बात करें तो देखो सल्फर को मैं S नेगेटिव लिख सकता हूं, ऑक्सीजन को मैं O माइनस लिख सकता हूं। तो आप देखो कि ये क्या बन गया आपके पास, क्लोरीन, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो फ्लोरीन के अंदर, ये ऑक्सीजन के अंदर क्या बन गया, ये फ्लोरीन बन गया। ठीक है, तो इन चीजों पे अभी हमें बात करनी है, ये एक्सेप्शनल केसेस है और एक क्वेश्चन भी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं और इसका हमें रीजन भी देना है कि क्यों ऐसा हुआ। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, आउट ऑफ दिस विच वन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गिव रीजन। देखो बेटा ऑक्सीजन और सल्फर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर जनरली अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू सिंपल ट्रेंड ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, बट किसकी होती है, सल्फर की। तो हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई, फर्स्ट वाले का जो आंसर है सल्फर इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। सल्फर हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी sulfur has more negative gain enthalpy than oxygen because oxygen has small 2p orbital due to which the electron repulsion occur between coming electron and outermost shell electron। देखो ये बात क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्लियर करते हैं थोड़ा सा। हम लोग के पास जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, भाई ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक आउटर इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको हम लोग ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब जो आउटर इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएगा, जैसे ही आउटर इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ऐड होने के लिए न्यूक्लियर इफेक्ट तो ज़्यादा है ही। अब न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसका क्या करेंगे, रिपल्शन, क्या करेंगे, रिपल्सन। अब रिपल्सन क्यों हुआ, बिकॉज देखो जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो या तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप हो, अगर गैप होगा तो इलेक्ट्रॉन सीधा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएगा और रिपल्सन कम होगा। बट अगर स्पेस ही कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहे हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, जैसे एंट्री करेगा, गैप कम है तो इस इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज पे वैसे भी क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आपस में इसका रिपल्सन करेंगे तो इफेक्टिव एडिशन नहीं हो पाएगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होगी। ठीक है, अब इसी में हम लोग बात करते हैं सल्फर के केस को लेकर के। फर्स्ट सेल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल कैरी 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल कैरी
6 इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ सल्फर 2, 8 एंड 6। तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं आउटर मोस्ट शेल में। अब क्या होगा, यहाँ पर साइज बिगर है, अगर साइज बड़ा है तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इजिली अट्रैक्ट होगा किससे, न्यूक्लियस से, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इसके ऊपर रिपल्सन क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि इनमें गैप है, और यहाँ पर स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या कम होता है, और गैप अगर कम होगा तो इसके ऊपर आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से सल्फर है मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द ऑक्सीजन। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक बार देखिए दोबारा से। इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से कमिंग इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से इफेक्टिव एडिशन नहीं हो पाएगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी कम रिलीज होगी। बट इस केस में रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो एडिशन परफेक्ट होगा। अगर एडिशन परफेक्ट होगा तो डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। अब इस चीज को लेकर के मैं बात करता हूं। देखो भाई, अगर मान लो कि 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन कर दूं, कितने इलेक्ट्रॉन कर दूं, 4, ठीक है, और यहाँ पर भी 4 कर दूं, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर इफेक्टिव एडिशन होगा, बिकॉज एक तो गैप भी बन गया, दूसरा इसका न्यूक्लियर इफेक्ट भी ज्यादा है, स्मॉल साइज मोर न्यूक्लियर इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास किस केस का है, ऑक्सीजन और सल्फर की हम लोग बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, सल्फर की होगी, ड्यू टू लार्ज साइज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इन केस ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन टेक प्लेस, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अकर। अब बात करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर भी। देखो देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास फ्लोरीन है, फर्स्ट सेल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और इन केस ऑफ क्लोरीन अगर हम लोग बात करें तो 1 2, सेकेंड सेल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, थर्ड सेल 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का गैप है वो कम है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के गैप क्या है, ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन का गैप ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिपल्सन क्या होगा, लेस। और यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो स्मॉल साइज यहाँ पर भी क्या है, 2p ऑर्बिटल, और यहाँ पर क्या है, 3p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, स्मॉल साइज में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। इस वजह से मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की, कंपेयर टू व्हाट, फ्लोरीन। थर्ड केस बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीजन नेगेटिव मतलब कि फ्लोरीन, सल्फर नेगेटिव मतलब कि क्लोरीन, दोनों का दोनों सेम हो गया। अब ऐसे का ऐसा हमें आंसर देना है यहाँ पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट हम लोग बात करते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन की। देखो कार्बन एंड सिलिकॉन, तो इन दोनों में किसकी ज्यादा हो गई, सल्फर की, इन दोनों में किसकी ज्यादा हो गई, क्लोरीन की, इन दोनों में किसकी ज्यादा हो गई, सल्फर नेगेटिव की। अब इन दोनों की बात करते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट सेल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड सेल कैरी 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिलिकॉन का ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट सेल कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड लास्ट सेल कैरी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है इस केस में, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब आप देखो कि आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो कम है कि नहीं है भाई, आउटर शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। आउटर शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी कितने हैं, 4। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ज़्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है, गैप कम है, लेकिन जितना सफिशिएंट गैप चाहिए, अगर मैं यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन्स और कर दूँ तो यहाँ गैप कम हो जाएगा ना। अभी तो गैप क्या है, परफेक्ट गैप है कि भाई कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इफेक्टिव एडिशन के लिए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ऐड होने पे क्या होगा, इसके और इसके बीच में रिपल्सन कम होगा, क्योंकि
यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। सेल का साइज तो सेम है, अगर मैं 4 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो क्या होगा, गैप कम हो जाएगा। 7 कर दूं तो गैप और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर गैप हमारे पास क्या है, ज्यादा है, और गैप भी ज्यादा है और न्यूक्लियर इफेक्ट भी ज्यादा है। तो इफेक्टिव एडिशन इस केस में होगा। यहाँ पर गैप ज्यादा है लेकिन न्यूक्लियर इफेक्ट कंपैरेटिवली कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इफेक्टिव एडिशन नहीं हो पाएगा। इट मींस अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी यहाँ पर रिलीज तो होगी बट लेस रिलीज होगी, यहाँ पर रिलीज तो होगी लेकिन मोर रिलीज होगी। समझ में आ रही बात ये? तो ये हमारे पास इन दोनों में से किसका आंसर होगा, कार्बन, ड्यू टू क्या आएगा यहाँ पर, ड्यू टू हाई न्यूक्लियर इफेक्ट एंड लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अगर हम बात करें इस वाले केस में और भी कम रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पर फेवरेबल स्टेप क्या है, एक तो साइज भी क्या है हमारे पास, स्मॉल है, बट आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इजिली एडिशन हो जाएगा। किस केस में, कार्बन के केस में। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस करना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, अरेंज द एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, पहले वो बात समझते हैं हम लोग। यहाँ पर जनरली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव केस के अंदर, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। इट मींस जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, नेगेटिव वाली एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हमें क्या करना है, बट समझते हैं पहले क्वेश्चन को ताकि पहले क्वेश्चन से कुछ क्लियर हो। हमारे पास ये फ्लोरीन का केस है, ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। ये ऑक्सीजन का केस हो गया, ये हमारे पास नाइट्रोजन का केस है, और ये हम लोगों के पास केस है सल्फर का, ठीक है। अब बात ये आती है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। देखो, अगर हम बात करें भाई नेगेटिव के अंदर सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वो होगी फ्लोरीन की। किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का न्यूक्लियर इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। बट यहां पर हमें बताना है कि किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, और कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की फॉर्म में अरेंज करो। अभी हमें यहां पर ये बताना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अभी हमने यहां पर देखा कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में ज्यादा होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नाइट्रोजन। हमने ये केस स्टडी किया कि नाइट्रोजन वाले केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव, बिकॉज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना। तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। किस केस में, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी। अब हम बात करते हैं इन तीनों में से अगर हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में सोचें तो भाई नेगेटिव की मैं बात करूं तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, और ऑक्सीजन और सल्फर में से हमने पढ़ा है कि सल्फर की एंड देन ऑक्सीजन की। बट ये कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। हमें तो क्या करना है, पहले सबसे ज्यादा मतलब पॉजिटिव में ज्यादा, फिर अरेंजमेंट देनी है। तो अब देखो इसका ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां पर हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का केस कौन सा है, सेकंड वाला, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, सल्फर के केस की। तो सल्फर का केस है हमारे पास 4th, और फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, फर्स्ट की, ठीक है। तो ये कौन सी अरेंजमेंट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसकी सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव, फिर ये थोड़ा सा पॉजिटिव, ये और ऊपर, और फाइनली थर्ड वाला क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो पॉजिटिव फॉर्म में मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे मान लो मैं बात करूं फर्स्ट वाले की -50 है, सेकंड वाले की -40 है, थर्ड वाले की -30 है, और फोर्थ वाले की +10 है मान लो, ठीक है। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है। बट हमें कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना है कि लेफ्ट टू राइट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, ठीक है। तो उसके व्याप पर हम इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये भी काफी इजी होगा हमारे लिए। बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। लेफ्ट टू राइट हमने पढ़ा
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज। कौन सी इंक्रीज होती थी? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्या होगा? ज्यादा होगा। किस केस में? ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं भाई सबसे ज्यादा, इसको भी किस में करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस में? डिक्रीजिंग में। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीनिंग काफी सिंपल है। इंक्रीजिंग वाले केस में सबसे ज्यादा वाले पहले रखना है और यहाँ पे सबसे कम वाला। अब हम देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा, पहले तो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और उसका उल्टा कर देंगे, क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। देखो तो यहाँ पर देखते हैं भाई ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, और उसके बाद किसकी आएगी? नेगेटिव के अंदर बात कर रहा हूं मैं, नाइट्रोजन तो पॉजिटिव होता है, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन और फाइनली नाइट्रोजन। ठीक है, ये किस ऑर्डर में है? नेगेटिव वाले ऑर्डर में ना, हमें किस में अरेंज करना है? पॉजिटिव ऑर्डर में। तो देखो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर बोरॉन की, फिर हमारे पास कार्बन की एंड देन ऑक्सीजन की। तो ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कौन सी वाली? पॉजिटिव, मतलब लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट हम लोग यहाँ पर बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। कुछ भी नहीं है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाना वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वाला है। अब हमें पूछा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि भाई चीजों को आप इंक्रीजिंग एनर्जी में लिखो, ठीक है, और रिलीज जब एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्लोरीन की ज़्यादा दे रखी है, फिर ब्रोमीन, और ये बताया कि आप इस पे कमेंट करो कि ये चीज़ करेक्ट है या रॉन्ग है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हमने बताया टॉप टू बॉटम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। रिलीज होना मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होगी? डिक्रीज। बट पॉजिटिव वाली क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो किसकी होनी चाहिए? आयोडीन की एंड देन ब्रोमीन की। फ्लोरीन और क्लोरीन में से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन की, ठीक है, तो पॉजिटिव किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की एंड देन क्या आएगा? क्लोरीन। तो ये हमारे पास ऑर्डर है, एक्चुअल ऑर्डर, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। देखो नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऊपर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज 349 किलोजूल पर मोल। तो वही वाली बात है, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी है? 349 किलोजूल पर मोल, ठीक है। मतलब कि हमें एक ये बात क्लियर हो चुकी है कि 1 मोल में हाउ मच एनर्जी रिलीज? 1 मोल क्लोरीन कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन गिव 349 किलोजूल। 1 मोल में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 349। बट हमें निकालना किस में? इन किलोजूल इज रिलीज व्हेन 3.55 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू Cl नेगेटिव इन द केस। तो अब हमें क्या करना है कि भाई हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच एनर्जी रिलीज इन द केस ऑफ 3.55 ग्राम। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? गिवन मास हमारे पास कितना है? 3.55, और मोलर मास क्लोरीन का क्या होता है? 35.5। तो हम लोग के पास कितना आ गया? 1/10 मीन 0.1 मोल। तो हमारे पास काफ़ी क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। 1 मोल में अगर एनर्जी इतनी रिक्वायर है तो 0.1 मोल में कितनी रिक्वायर होगी? 349 इंटू में 0.1, यू विल गेट -34.9। क्या आ गया हमारे पास? किलो जूल। तो आंसर आएगा -34.9 किलो जूल, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 × 10⁸ एटम ऑफ क्लोरीन वेपर स्टेट आर कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव।
Cl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl नेगेटिव में, बाय टेकिंग एन सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कितने एटम कन्वर्ट हो रहे हैं, 1 × 10⁻10 एटम्स। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 10 एटम के लिए, 10 एटम के लिए रिलीज हो रही है -57.86 × 10⁻10 जूल, ठीक है। सबसे पहले अब हमें क्या कन्वर्ट करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1 × 10⁻10 एटम्स को कन्वर्ट करने के लिए, Cl को Cl नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर है, -57.86 × 10⁻10 जूल। अब हमारे पास 1 एटम्स के लिए बात करें तो कितना होगा, -57.86 10⁻10 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा 10⁻10 एटम्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, भाई 1 एटम में हमारे पास इतने एटम में हमारे पास इतनी एनर्जी है, 1 एटम में इतनी एनर्जी हुई, हमें निकालना किसके अंदर है। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 मोल में, मतलब पर मोल में कन्वर्ट करना है। 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 × 10⁻23, दिस इज द 1 मोल। और 1 मोल की अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा 57.86 × 10⁻10 अपॉन में 10⁻10 इनटू में क्या आ जाएगा, 6.022 × 10⁻23। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, जूल पर मोल में, क्योंकि अब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, पर मोल। इतने मॉलिक्यूल किस में होते हैं, 1 मोल में होते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, -348.49 के अराउंड हमारे पास ये आएगा, ठीक है, -348.49 आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, माइनस पावर से कर लेते हैं, 3 10 20 23, 3 पावर्स जनरेट होगी, क्योंकि ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा हमारे पास -20 और ये 23 है, तो 10⁻3 और जनरेट होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो आया, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलो जूल में। तो देखो पहला जो टास्क है हमारा वो क्या है, कन्वर्ट इनटू किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 348.49 10⁻3 जूल को लिख देंगे 10⁻³ किलो जूल, अपॉन में क्या रहेगा, मोल, कैंसिल हो जाएगा, -348.49 किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसी डाटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक डाटा है हमारे पास, मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो ये गिवन है हमें डाटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 96.49 किलो जूल पर मोल, 96.49 किलो जूल पर मोल होगा। 1 किलो जूल पर मोल क्या होगा, 96.49 अपॉन में, एक तरह से हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन में 96.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये जनरेट हो गया। अब क्या करेंगे, इस डाटा को कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास डाटा क्या है, -348.49 इनटू में किलो जूल पर मोल है, और किलो जूल पर मोल कितना होगा, इतना, 1 अपॉन में 96.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो नियरली जो आंसर आएगा 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ब्रोमीन 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाउ मच, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। तो हमारे पास 3.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। हाउ मच एनर्जी इन किलो कैलोरी इज रिलीज व्हेन 8 ग्राम ऑफ ब्रोमीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू Br नेगेटिव, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे, 3.36 इनटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे हम रख सकते हैं 3.06 किलो कैलोरी पर मोल। इट मीन्स अगर हमें 1 मोल ऑफ ब्रोमीन को कन्वर्ट करना है Br नेगेटिव में, तो हाउ मच एनर्जी रिलीज, 3.36 इनटू में 23.06 किलो कैलोरी, ठीक है। अब हमारे पास कितने मोल है, 8 ग्राम ब्रोमीन का मीनिंग क्या होता है, देखो 8 ग्राम ब्रोमीन का मीनिंग है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास ब्रोमीन का कितना है, 8, और मोलर मास ब्रोमीन का होता है 80, यू विल गेट 0.1।
0.1 के लिए कितना होगा 3.36, 23.06 इंटू में 0.1, यहाँ से हमारे पास एनर्जी आ जाएगी किलो कैलोरी में। ठीक है, तो हमें किस में निकाल लेती है एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाउ मच एनर्जी रिलीज इन किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी में हमने एनर्जी निकाल ली, कितनी एनर्जी रिलीज होगी फॉर 8 ग्राम। 8 ग्राम का मीनिंग हो गया 0.1 मोल। हमें 1 मोल के लिए गिवन था, हमने 0.1 मोल के लिए फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मिलियन एटम, 1 मिलियन एटम का मीनिंग होता है 10⁶ एटम्स of I convert into I negative, the amount of energy release 4.9 into 10⁻13 जूल। ठीक है, तो 10⁶ एटम में हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, तो 1 एटम्स में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी 4.9 10⁻13 अपॉन में 10⁻6 जूल। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है 1 मोल के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। दिस इज द 1 मोल, 4.9 10⁻13 10⁻6 6.022 10⁻23, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा जूल पर मोल में। ठीक है, तो इस सेम क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चंस किया था। अब इसको क्या करना है, जूल पर मोल जो हमारे पास आया, जो भी डाटा हमारे पास आया, इसे हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ये एज सच डाटा हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, आंसर किस में आ गया, किलो जूल पर मोल में। अब आप देखो कि 1 किलो जूल पर मोल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में 9649 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डाटा आया किलो जूल पर मोल में, किलो जूल पर मोल की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 1 अपॉन में 9649, और यहाँ से हम लोग आंसर कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो एज सच क्वेश्चन है ये। ठीक है, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के। देखिए काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, देखो, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, शेयरिंग से एक बॉन्ड बना, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और क्या रिजल्टेंट फॉर्मेशन होगी, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, दिस इज द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात ये आती है कि भाई ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा, उस पर बात करते हैं। देखिए, तो हमारे पास वेरिएशन की बात करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम को लेकर के बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। जब साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है, और न्यूक्लियर इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो अट्रैक्ट करने की पावर, न्यूक्लियस के अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, इंक्रीज। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। नेक्स्ट जो होता है फ्रांसियम, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लिथियम के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। उसके बाद आती है नोबल गैस। कौन सी गैस आएगी, नोबल गैस। अब नोबल गैस तो पहले से ही फुली फिल्ड है, वो तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा नहीं, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हुई, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई, फ्लोरीन की, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। और टॉप टू बॉटम जब हम आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। यहां से यहां पर डिक्रीज, फिर और डिक्रीज। तो सबसे कम
लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब फ्लोरीन जो है वो पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता है, और हमारे पास सीजियम जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखेगा इन होल पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, मेटालिक करेक्टर के ऊपर। तो मेटालिक करेक्टर देखिए लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा। हम लोगों के पास ये प्रेजेंटेशन है लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, न्यूक्लियर इफेक्ट डिक्रीज होगा, सॉरी न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ता है तो कैपेसिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और यहां पर बात करें तो न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज। एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज, सो दैट कैपेसिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और मेटालिक करेक्टर क्या होता है, मेटालिक करेक्टर डिपेंड करता है कैपेसिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन पे। अब हम लोग बात करें इस केस में क्या होगा, देखो जब लेफ्ट टू राइट कैपेसिटी क्या हो रही है, लॉस करने की डिक्रीज हो रही है, तो मेटालिक करेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और टॉप टू बॉटम हम बात करें तो क्या होगा, मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज, बिकॉज कैपेसिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी। लॉस करने की कैपेसिटी अगर डिक्रीज होगी तो मेटालिक करेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज। और टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपेसिटी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, इंक्रीज। अब मैं नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करूं तो नॉन मेटालिक करेक्टर का मतलब है गेन कैपेसिटी, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगी मेटालिक करेक्टर का। सो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर क्या होगा, सॉरी नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज। बट मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इस पे हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए देखो अब हम लोग बात करेंगे एक समरी, हमने यहाँ पे राइट डाउन की हुई समरी, जो हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट किए हैं उसका एक ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम किस तरह से वेरी करती है। एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जो होगा वो न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। लेफ्ट टू राइट टॉप न्यूक्लियर इफेक्ट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो लेफ्ट टू राइट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अच्छा बात करें एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी, और हम बात करें राइट टू लेफ्ट ये क्या होगी, इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस, बिकॉज एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर इफेक्ट। अब हम बात करें नॉन मेटालिक करेक्टर, यस इंक्रीज होगा। मेटालिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटालिक करेक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। लेफ्ट टू राइट लॉस करने की कैपेसिटी डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई मेटालिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट राइट टू लेफ्ट हम लोग बात करें तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टॉप टू बॉटम अगर डिक्रीज होती है तो बॉटम टू टॉप क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, बॉटम टू टॉप इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर एटॉमिक रेडियस, टॉप टू बॉटम इंक्रीज,
आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज, बट बॉटम टू टॉप क्या हो रही है, इंक्रीज। दिस इज द हेडेड एरो, इट मींस इंक्रीज साइन, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में हमें देखना था। अब हम चलते हैं हमारे कुछ सिंपल बातों पे। और वैलेंस सेल क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, एनामोलस बिहेवियर्स क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। देखो अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी पे। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या डिफरेंस है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the outermost shell are known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है, ठीक है, ले लेते हैं हम लोग। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 2, इसके आउटर मोस्ट में 3, इसके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारे पास, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है वैलेंसी क्या है। वैलेंसी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, ठीक है, मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी हमारे पास वैलेंसी। इट मींस हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो इतने हैं लेकिन पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो हमारे पास क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। जैसे हम लोग बात करें लिथियम के केस में वैलेंसी कितनी है, 1, बेरिलियम के केस में वैलेंसी कितनी है, 2, बोरॉन के केस में वैलेंसी कितनी है, 3, कार्बन के केस में वैलेंसी कितनी है, 4। बट अब यहां देखो नाइट्रोजन के केस में टोटल 8 होना चाहिए आउटर मोस्ट में, या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, मतलब 3 गेन करेगा या 5 लॉस कर देगा। यहां पर क्या होगा, या तो हमारे पास 2 गेन होगा या 6 लॉस होगा। यहां पर क्या होगा, या तो 1 गेन होगा या 7 लॉस होगा, या तो वैलेंसी 0 होगी या हमारे पास क्या होगी, 8। मतलब 8 बॉन्ड बनेंगे या फिर एक भी बॉन्ड नहीं बनेगा। यहां पर 1 बॉन्ड बनेंगे या फिर 7 बॉन्ड बनेंगे, 2 और 6। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कुछ बातें क्लियर करते हैं। देखिए कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन के साथ। जैसे हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं लिथियम वाले केस में, तो कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके देखते हैं हम लोग। भाई लिथियम का केस है हमारे पास, ठीक है। अब लिथियम वाले केस में हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, लिथियम का हाइड्राइड। बिकॉज लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी कितना होता है, 1। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, LiH, मतलब लिथियम का हाइड्राइड, ठीक है। अब मुझे ऑक्साइड बनाना है लिथियम का, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल और लिथियम क्या है, मेटल। तो लिथियम लॉस करेगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, गेन। कितना रिक्वायर है आउटर मोस्ट में, भाई इसके आउटर मोस्ट में 1 है, जैसे 2 और 1, और यहाँ पर कितना है हमारे पास 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, और यहाँ पर वैलेंसी कितनी हुई, 1। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, लिथियम का ऑक्साइड। तो Li2O लिथियम का ऑक्साइड बन गया। तो पहले वाला केस आ गया क्लियर। अब Be की बात करते हैं। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, 2, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, BeH2, बेरिलियम का हाइड्राइड। तो BeH2 बन जाएगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अगर बेरिलियम की बात करूं तो 2 वैलेंसी, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी। तो बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीजन गेन कर लेगा। रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, बेरिलियम का ऑक्साइड। तो यहां पर बन जाएगा बेरिलियम का ऑक्साइड। इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2। इसकी वैलेंसी कितनी हुई हमारे पास, 1। अब देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे मान लो बोरोन है, बोरोन का केस ले लेते हैं। एक बार देखो, बोरॉन के केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर बोरॉन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, 3, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, BeS,
सॉरी बोरॉन हाइड्राइड, ठीक है। और अगर हमारे पास बोरॉन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है 2, तो क्या बनेगा B2O3, ठीक है। इसी तरह से कार्बन वाले केस पे चलते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, हाइड्रोजन की कितनी है 1, रिजल्टेंट क्या बनेगा मीथेन। और कार्बन की वैलेंसी 4 है और हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2, तो रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए C2O4 बनना चाहिए। इट मीन्स ट्वाइस ऑफ CO2, क्या बन जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो हम लोग ट्वाइस ऑफ CO2, तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी CO2 की, ठीक है। पूरे ग्रुप के एलिमेंट जो कार्बन के बाद जितने भी एलिमेंट है वो सेम टाइप रिएक्शन करेंगे। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, रिजल्टेंट क्या बना NH3। बट अब देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द नाइट्रोजन, तो क्या होगा देखो, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर 5 वैलेंसी भी लेकर के चलते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए, अगर लेके चले हम लोग देखो इसकी 2 हो गई और इसकी 3 वैलेंसी हो गई, इसकी 2 और इसकी 3, तो क्या बनेगा हमारे पास N2O3 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से N2O5 फॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर हम नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी लेकर चलें और ऑक्सीजन की 2 लेकर के चलें तो क्या बनेगा N2O5 बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम कुछ कंपाउंड्स बना सकते हैं। और नोबल गैस की जो वैलेंसी होगी अगर हम बात करें तो नोबल गैस की वैलेंसी होगी 0, या फिर अगर रिएक्ट करेगा, पहली बात तो केमिकली इनर्ट है, रिएक्शन नहीं होगी। हाई आयनेशन एंथैल्पी पे भी अगर रिएक्शन होती है तो वहां पर जैसे फॉर्मेशन होगी तो 8 बॉन्ड, मतलब कि वहां पर 8 वैलेंसी पॉसिबल हो सकती है। फ्लोरीन की बात करें जैसे HF है, कितनी वैलेंसी है 1। अगर मैं 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो जैसे आयोडीन का केस ले लेते हैं IF7, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए किसने, आयोडीन ने। तो दोनों वैलेंसी हो सकती है 1, 7, 0, 8, 2, 6, 3, 5 और यहाँ तक क्या होगी सेम वैलेंसी होगी, मतलब 1, 2, 3 और 4, बट यहाँ पर 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। इस तरह से हम लोग चलेंगे। अब हम बात करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनामोलस बिहेवियर। तो देखो एनामोलस बिहेवियर क्या मीनिंग है इस बात का। एनामोलस बिहेवियर का मीनिंग होता है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिफरेंट इन मैनी रिस्पेक्ट ऑफ देयर ग्रुप एलिमेंट, अपने ग्रुप एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर रखना। जैसे मान लो लिथियम, तो जो लिथियम एलिमेंट है वो ग्रुप के टॉप के ऊपर है और बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है। ये भी बोरॉन हो गया पूरे ग्रुप में, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी क्या हैं टॉप पे। तो ये सभी के सभी क्या शो करेंगे एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर का मतलब हो गया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है पूरे ग्रुप का वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा देन देयर ग्रुप एलिमेंट। अब इसमें बात कर लेते हैं डिफरेंट बिहेवियर कैसे शो करेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, इन सभी के पास जो टॉप पे एलिमेंट होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक तरह से डिफरेंट बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ, सबका बाकी सभी के पास क्या होते हैं डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट बात करते हैं, जनरली जो ऊपर वाले होते हैं वो कोवलेंट होते हैं और नीचे वाले हमारे पास क्या होंगे आयनिक होंगे। तो सीधी सी बात है कोवलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करें, चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चाहे आयनेशन एंथैल्पी, जैसे मैं बात करता हूँ सबसे ऊपर वाले की आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर एलिमेंट, मेटालिक करैक्टर सबसे कम होगा कंपेयर टू अदर एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पीछे पढ़ी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, उसके ब्याह पे हम बता सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप का वो डिफरेंट बिहेवियर है। डिफरेंट बिहेवियर मीन टू से कि भाई टॉप वाले एलिमेंट की बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में कोई भी प्रॉपर्टी या तो बहुत ज्यादा होगी या कम होगी। जैसे मैं बात कर लूं, बोरॉन का स्मॉल साइज होता है कंपेयर टू ग्रुप एलिमेंट, कार्बन का स्मॉल साइज होता है कंपेयर टू देयर ग्रुप एलिमेंट, कार्बन
कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू देयर ग्रुप एलिमेंट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एनामोलस बिहेवियर या एनामोलस प्रॉपर्टीज हम लोग बात कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं। देखिए हम लोग के पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, ठीक है। लिथियम के बाद हमारे पास क्या आता है, सोडियम, बेरिलियम के बाद हमारे पास आएगा मैग्नीशियम, बोरॉन के बाद हमारे पास आएगा एल्युमिनियम, कार्बन के बाद हमारे पास आएगा सिलिकॉन, ठीक है। तो ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, दिस इज द सेकेंड पीरियड। क्या है ये, सेकेंड पीरियड, और दिस वन इज थर्ड पीरियड। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ सेम प्रॉपर्टी रखें या सिमिलरिटी रखें, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे देखो, सम एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड शो सिमिलरिटी विद द एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड प्लेस डायगोनली टू ईच अदर, तो बिलोंग टू द डिफरेंट ग्रुप। This similarity in properties of the element placed diagonally to each other is called diagonal relationship। तो diagonal relationship का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग इसको लेकर के बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट वाले अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, तो वो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों नहीं शो करते, क्योंकि इनका डिफरेंट बिहेवियर हो जाता है, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। तो हम बेसिकली बात करने वाले हैं किसके ऊपर, जनरली हम लोग बात करेंगे लिथियम एंड मैग्नीशियम और बेरिलियम एंड एल्युमिनियम पे। इन दोनों डायगोनल रिलेशनशिप पे हम बात करने वाले हैं। अब देखो लिथियम और मैग्नीशियम के केस में मैं बात करूं तो देखिए एक बार, लिथियम एंड मैग्नीशियम, तो लेफ्ट टू राइट अगर कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे मान लो हमने कहा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, बट टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज। तो आपने देखा कोई चीज यहां पर इंक्रीज हुई एंड देन डिक्रीज हुई, तो बोथ हैव द नियरली द सेम साइज। नेक्स्ट हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर डिक्रीज एंड देन मेटालिक करेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज, तो हैविंग द सेम मेटालिक नियरली द सेम मेटालिक करेक्टर। और बात कर ले लेफ्ट टू राइट आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम आयनेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। तो जो भी प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टी नियरली क्या है, सेम है। तो नियरली सेम, ये सारे पॉइंट्स आपको खुद राइट डाउन करने हैं। तो लिथियम अगर मैं सिंपली बात करूं भाई, नियरली द सेम एटॉमिक साइज, नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटालिक करेक्टर, इन सारी चीजों को हम एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें भाई, लिथियम जो है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, लिथियम हैलाइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी हैलाइड बनाता है। तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों के दोनों क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और दोनों के दोनों हम लोग बात करें तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। और दोनों के दोनों अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे दोनों के दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने पे ये बना रहे हैं हैलाइड, और नाइट्रोजन के साथ बना रहे हैं नाइट्राइड, हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं हाइड्राइड। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी के पार्ट है और डायगोनली हैव द सेम प्रॉपर्टी। इसी तरह से बेरिलियम और एल्युमिनियम के बारे में भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।